हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो लास्ट 15 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द CSIR नेट एग्ज़ाम, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको रिवीजन करना है वो बताऊँगी। साथ में आपकी इस लास्ट 15 डेज़ में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम के डे पे आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे आपके नेट में अच्छे मार्क्स आएँ, वो आज आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने MSc IIT कानपुर से किया है और मैंने ये एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। सो इन 15 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो इनकी अब मैं आपको टिप्स देती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट आपको PYQs पे फोकस करना चाहिए। इन लास्ट 15 डेज़ में आपको PYQs सॉल्व करने चाहिए। देखो 2011 से लेकर 2022 तक के आपको PYQs मिल जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है और आपको और भी चीज़ें देखनी है, तो 2019 से लेकर 2022 तक के आपको PYQs तो देखने ही देखने हैं। दिस इज़ दी मस्ट चीज़ें जो आपको इन 15 डेज़ में करनी ही करनी है। इससे क्या होगा, आपको नेट का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि नेट में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, ठीक है। बी पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सी पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल किस तरह का आता है, उसके अकॉर्डिंग आप PYQ सॉल्व करोगे तो एग्जाम में भी आपको वो इस तरह के क्वेश्चंस की सॉल्व करने की हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको नेट की PYQ देखने हैं। अब इनके PYQs देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। जैसे मान लो आपने क्लासिकल लिया है या फिर आपने क्वांटम मैकेनिक्स के PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हो, यदि क्वांटम मैकेनिक्स के या फिर क्लासिकल के, तो आप क्या करोगे, पहले आपको PYQs के एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, जैसे जनरेटिंग फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, तो पहले PYQs को सॉल्व करके देखना है कि वो जनरेटिव फंक्शन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, देन आपको उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके फॉर्मुले देखने हैं एंड देन वापस से आपको PYQs देखने हैं। इस तरीके से ही आपको PYQ सॉल्व करना है। आपको पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ज़्यादा थ्योरीज पढ़ोगे तो आपकी PYQ सॉल्व नहीं होंगे और टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। इसलिए पहले आपको PYQ देखनी है, उससे रिलेटेड जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे, फॉर्मुलेज भी रिवाइज होंगे और PYQs भी होते जाएंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते रहने के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करते रहने हैं, ठीक है। जनरेटिव फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर जो 1D बॉक्स है उनके क्या फॉर्मूले हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। स्पेशल फंक्शंस होते हैं उनके जो जनरेटिव फंक्शन है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, हम कंटूर इंटीग्रेशन करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, तो आपको वहाँ के फॉर्मूलेज भी पढ़ते रहने हैं। और जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इन दिनों में वो भी आपको पढ़ना है। यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए हैं, आपने जो अपनी थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है एंड देन फिर फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो आपको अपने जो पार्ट B और C के लिए PYQs देखने हैं, कॉन्सेप्ट देखने हैं और फॉर्मूलेज देखने हैं। तो टॉप टू बॉटम जाना है, ठीक है। PYQ से लेकर आपको यहाँ के फॉर्मूलेज तक जाना है, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो इन 15 डेज़ में, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड भी काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है और काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपको पार्ट A में देखने को मिलते हैं और 2 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो आपको इस पार्ट को भी स्किप नहीं करना है। यदि आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास 15 डेज़ हैं, आप 1 to 2 आवर्स यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो और यहाँ के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी या नेट पे भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो जनरल एप्टीट्यूड से की प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। काफ़ी साइट्स भी हैं जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको फॉर्मुलेज भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 1 to 2 आवर ही देने हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप पहले PYQ देख सकते हैं। जैसे ट्रेन से क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, या वर्क के क्वेश्चंस आ गए हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो पहले क्वेश्चन देखने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड देन फिर उस PYQ को वापस सॉल्व करना है। इस तरह से आपको जनरल एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस करनी है इन 15 डेज़ में, तब जाके आपके पार्ट A, B और C अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग एग्जाम डे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मेरा तो ये था कि मैं फर्स्टली पार्ट C को अटेम्प्ट करती थी। एक तो क्या रीज़न होता था, एक तो वो बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है पार्ट C, ठीक है। और उसके अलावा पार्ट C में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं बहुत सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पार्ट C में आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, सॉलिड हो गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट C में ही देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको PYQs देखने हैं पहले, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट C में ही आते हैं, ठीक है। तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है,
और आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको पार्ट सी ही करना चाहिए, या फिर आपको सॉलिड बहुत अच्छे से आता है तो आपको पार्ट सी सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि आपके ये जो आपने पढ़े हैं ना, एक तो क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल से आते हैं, यदि मान लो टफ भी आते हैं और आपने अच्छे से पढ़ा है तो पार्ट सी में आपको के क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। और स्कोरिंग होता है, देखो 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैक्सिमम आप 20 कर सकते हैं और 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो 20 कोई नहीं करता है। यदि आप 10 to 12 क्वेश्चंस भी करेक्ट करके आते हो यहाँ से, ठीक है, तो भी आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 50 to 55 क्वेश्चंस आप यहाँ पर 55 मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की, यहाँ पर आपको गैस वर्क नहीं करना है, ठीक है। जो आपको सॉल्व हो रहा है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, क्योंकि सेलेक्टिव पार्ट ही आपको पार्ट सी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गैस वर्क नहीं करना है। यदि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको छोड़ देना है, गैस वर्क नहीं करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये 5 मार्क्स का होता है, इसलिए, ठीक है। आपको पार्ट सी में ये ध्यान रखना है। पार्ट ए में आपको एग्जाम के टाइम में ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको 8 to 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं पार्ट ए में, ठीक है। तो 10 into 2 इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर करने ही करने हैं, और वो भी करेक्ट। उसके बाद आपको पार्ट बी पे आना है। तो पहले पार्ट सी पे आना है, फिर ए पे आना है, एंड देन फिर आपको बी पे आना है, ठीक है। पार्ट बी, यदि आप 2019 से लेकर 2022 का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो पार्ट बी आपको इजी बहुत रेयरली मिलेगा, मॉडरेट लेवल का आपको यहाँ पर पार्ट बी देखने को मिलता है, ठीक है। तो पार्ट बी के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े से हार्ड लेवल के भी मिल सकते हैं, लेकिन मोर और लेस आपको मॉडरेट ही देखने को मिलता है यहाँ पर पार्ट बी, ठीक है। सो आप पार्ट सी से फ्री हो जाते हो, क्योंकि आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर पढ़ा है, क्वांटम मैकेनिक्स देखा है, जो हमारे WKB मेथड हो गए, या फिर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हो गई, ये सब कुछ आप पार्ट सी के लिए ही तो पढ़ते हो, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हम यहाँ पर पढ़ते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ आप पार्ट सी के लिए पढ़ते हो, तो ठीक है। तो यदि आपने पार्ट सी के लिए सब कुछ पढ़ा है तो सबसे पहले आपको पार्ट सी ही सॉल्व करना चाहिए। पार्ट सी करने के बाद पार्ट ए, एंड देन फिर जो भी आपके पास टाइम बचा है वो पार्ट बी को देना चाहिए, ठीक है। पार्ट बी आपका 3.5 मार्क्स का आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम के टाइम पे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ फॉर द रिवीजन, जो आपको इन 15 डेज में रिवाइज करने हैं। आपको वहाँ के PYQs देखने हैं इन टॉपिक्स के, इनके फॉर्मूलेज देखने हैं। यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप उसके कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। आपके पास 15 डेज है तो इन टॉपिक्स को आपको देखना ही देखना है, ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, इन क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ये जो टॉपिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो आपको पार्ट बी में भी मिलता है और पार्ट सी में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल बताने वाली हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पार्ट बी और सी के लिए मैं दोनों साथ में बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1D बॉक्स हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इनके फॉर्मूले देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड आपको PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हर्मिशन, एडजॉइंट, एंगुलर मोमेंटम, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम से कम्यूटेशन रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है एनर्जी का, ठीक है, और जो वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ये आपको इनके फॉर्मूले देखने होते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में और नॉर्मल जो इंटीग्रेशन फॉर्म में भी, वो आपको एक बार देखने हैं। डिपेंडेंट थ्योरी में आपको एटलीस्ट आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको रियरली देखने को मिलता है, लेकिन आप एक बार फिर भी इसका फॉर्मूला देख लोगे और क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। WKB मेथड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक इसका डेरिवेशन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन लेंथी होता है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी आनी चाहिए। तो मैंने इसमें एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाके WKB मेथड को किस तरह से सॉल्व करना है वो देख सकते हैं। वेरिएशनल मेथड, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। वेरिएशनल मेथड जो होते हैं उससे रिलेटेड किस तरह से ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी चाहिए, उसका एक पैटर्न होता है, वो आपको पता होना चाहिए। विलियल थ्योरम की एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको वो पता है तो आप विलियल थ्योरम से टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मुलेज आप इनकी रिवाइज कर सकते हो। इन 15 डेज में आपको एटलीस्ट इनके फॉर्मुलेज पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आएंगे तो आपके एक बार आपने किया भी होगा ना कभी, तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है अभी तक, लेकिन हाइड्रोजन एटम से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। यदि मुझे टाइम मिला तो मैं इस पर हाइड्रोजन एटम पे वीडियो बनाऊंगी। स्पिन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, उनके जो
आइगन वेक्टर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पाउली मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैट्रिसेस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैट्रिसेस, हाइड्रोजन एटम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ पर आपको मैट्रिसेस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये मस्ट है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। प्लस आप और भी टॉपिक्स को अपने ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप PYQs देखकर इनको और भी इनमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं EMT की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। ठीक है, इसमें भी आपको B और C में दोनों में आपको ये EMT देखने को मिलती है। तो इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे कि वेव गाइड। ठीक है, वेव गाइड में इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज यदि आपको पता है तो वेव गाइड के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको अपने फॉर्मुलेज इन पर रिवाइज करते रहने हैं। ठीक है, EMT से रिलेटेड फॉर्मुलेज आपको रिवाइज करने हैं, जैसे लॉरेंट इन्वेरिएंट हो गया, गाउस हो गया, कूलॉम गाउस हो गया, इनमें भी एक दो फॉर्मुलेज हैं। यदि आपको वो फॉर्मुलेज आते हैं तो इस रिलेटेड फॉर्मुले ईजिली आपके हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपको फॉर्मुलेज देखने हैं। ठीक है, यदि आपको एक सिस्टम दे दिया जहाँ पर चार्ज किस तरह से है रखा हुआ है और आपको पूछ लिया कि इसके लिए वो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। यदि आपको इसके फॉर्मुलेज पता है, यदि सर्किल दे दिया, ठीक है, यहाँ पर इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोल दिया, B निकालने को बोल दिया, तो आपको मैग्नेटोस्टैटिक में भी फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सर्किल के लिए क्या होता है। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो यदि कुछ अच्छा सा क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके फॉर्मुलेज भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने शायद EMT पे एक वीडियो बना हुआ है। अब बेसिक यहाँ पर मैंने बेसिक समझाया इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बाउंड्री कंडीशंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बाउंड्री कंडीशन देखने को मिलती है और मैग्नेटोस्टैटिक में भी आपको बाउंड्री कंडीशन देखने को मिलती है B और A में, और यहाँ पर आपको E और V में देखने को मिलती है। यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो आपको बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी tan थीटा निकालने को देते हैं कि थीटा एंगल्स किस तरह से बनता है, यहाँ पर ये चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री पर, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको तभी सॉल्व होंगे जब आपको इसकी बाउंड्री कंडीशंस पता होगी। ठीक है, इमेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडक्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कंडक्टर में, नहीं कैविटी दे दी, आप देन पूछ लिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको EMT में पढ़नी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हमारी होगी बिल्कुल बेसिक, जो हम BSc में भी पढ़ते हैं, MSc में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें जैसे वेव गाइड हो गया, गाउस हो गया, कूलॉम गाउस हो गया, ये सब कुछ इमेज मेथड हो गया, ये हम MSc में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स पे। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको जो फॉर्मुलेज रिवाइज करने वो हैं स्पेशल फंक्शंस पे। ठीक है, तो जैसे हमने बात की स्पेशल फंक्शन में, जैसे हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया, बेसल हो गया, तो आपको इसमें इसका रिकरेंस रिलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफ़ी होते हैं रिकरेंस रिलेशन। यदि आपने इसकी जनरेटिव फंक्शंस वाले फॉर्मुलेज पढ़ लिए हैं, क्योंकि मेरे को तो याद होते नहीं थे, तो मैं तो इसको अपने A4 शीट में लिखती थी जनरेटिव फंक्शन के क्वेश्चन, और आपको इनको रिवाइज करना है। तो यदि आपको जनरेटिव फंक्शन के फॉर्मूले पता है तो स्पेशल फंक्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं ईजिली। ठीक है, इसमें आपको एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए कि n में किस तरह से रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। यदि आपको ये सॉल्व करना आता है, इससे रिलेटेड आप PYQs भी सॉल्व कर सकते हो, तो एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा ये स्पेशल फंक्शन किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो लाप्लास पे हैं। तो ये तभी सॉल्व होगा जब इससे रिलेटेड आपको फॉर्मुलेज पता होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मुलेज से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया लाप्लास पे, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म पे, तो आप वो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही है। यदि आपको लाप्लास से रिलेटेड फॉर्मूला पता है और थोड़े बहुत आपने PYQ सॉल्व किए हैं, तो एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन देख आएंगे ना, तो आपके इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे। देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, इसमें आपको कंटूर इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कंटूर इंटीग्रेशन, रेजिड्यू किस तरह से निकालते हैं, ये सब कुछ यदि आपको पता है तो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन है ना काफ़ी हार्ड आ जाते हैं। ठीक है, आपको निकालना नहीं आता कि रेजिड्यू किस तरह से निकालना है, लेकिन अपनी बेसिक भी पढ़ा हुआ है ना, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड आपको कंटूर इंटीग्रेशन हो जाता है। इवन दो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये वाला, कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस की है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के क्वेश्चंस की, PYQs की, तो इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो कि कंटूर इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं।
अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक्स की। ठीक है, सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे डिफरेंशियल में आपको देखने को मिलता है रुंगा-कोट्टा मेथड। तो रुंगा-कोट्टा मेथड क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी रिलेटेड आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल मेथड, इंटीग्रेशन की बात करें तो ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 हो गया, सिम्पसन 3/8 हो गया। तो ये सब आपको तभी सॉल्व होंगे, ठीक है, जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको फॉर्मूलेज ज़्यादा पता होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला नहीं पता है तो एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। तो सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला होना चाहिए, 1/3 का फॉर्मूला होना चाहिए, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आते हैं नेट में, ठीक है, लेकिन आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, आपको पूरा पेपर सॉल्व तो करना होता नहीं है। तो आपने जो जो पढ़ा हुआ है, आप यदि उनको बिल्कुल एक्यूरेटली करके आते हो तो आपके नेट में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपने न्यूमेरिकल टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस में यदि आपको फॉर्मुलेज ही याद नहीं है एग्जाम डे पे, तो आपके फॉर्मुलेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इन 15 डेज में, पहले बोल रही हूँ, फॉर्मुलेज आपको रिवाइज करने हैं। जहाँ जहाँ पर भी फॉर्मुलेज है आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठाना है, उसके फॉर्मुलेज पढ़ने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनकी क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम डे के टाइम में भी क्या करना है, A4 शीट पे सारे फॉर्मुलेज लिखने हैं और उनको रिवाइज करना है। एग्जाम डे से एक दिन पहले आपको सारे फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह से निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं, वो आपको बताना चाहिए। यहाँ पर भी काफ़ी फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्मुलेज पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर टेलर सीरीज़ भी देख सकते हैं, टेलर सीरीज़ हो गया, ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ हो गया। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, टेलर और लॉरेंट सीरीज़ से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप वो भी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स भी आपको B और C दोनों ही पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपको फॉर्मुलेज पता है तो इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली वे में इसको सॉल्व करना होता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, बेसिक्स बताए हैं इसके, तो वो देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर थोड़े से PYQs भी सॉल्व किए हैं, तो किस तरह से STR को सॉल्व करना होता है वो भी मैंने वहाँ पर बताया, तो वहाँ पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, STR के लिए जो लास्ट PYQs के क्वेश्चन हैं वो भी आप इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरेटिव फंक्शंस की। जनरेटिव फंक्शंस में क्या होता है, यदि मान लो आपको Q और P, स्मॉल q और P में आपको इक्वेशन दे रखी है और कैपिटल Q और P में निकालनी है, तो आप जनरेटिव फंक्शंस को यूज़ करते हैं। लेकिन जनरेटिव फंक्शंस में भी 4 टाइप के जनरेटिव फंक्शंस होते हैं। तो यदि आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रिक के थ्रू जनरेटिव फंक्शंस से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बताया है, तो उसका वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट। इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पॉइजन ब्रैकेट से आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी मिलते हैं। फिर स्पेस ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है, मैं सोच रही हूँ इसको बनाने का, लेकिन आपको नेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इसके एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी से। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से इसके डायग्राम्स बनते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स की। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी L और H में रिलेशन पूछ देते हैं कि L दे रखा है और H हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में इसको ट्रांसफर करना है, या H दे रखा है और लैग्रांजियन में इसको ट्रांसफर करना होता है इक्वेशंस को। यदि आपको ये वाला नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई, वो आपको ज़्यादा देख सकते हैं। तो मोस्टली मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है उस पर वीडियो बनाई हुई है, अब वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि पार्ट C के लिए आपको रिवीजन के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, वो सिर्फ आपको पार्ट C ही में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो पार्ट C में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये एक अलग ही, न्यूक्लियर फिजिक्स की एक अलग ही ब्रांच हो जाती है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, आपको वहाँ पर भी कंजर्वेशन जो लॉज होते हैं वो पढ़ने होते हैं, इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखना है, क्वार्क मॉडल से जो इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, बेरियंस नंबर, लेप्टॉन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। यदि आपको ये निकालना आ गया तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन तो आपका इजीली हो जाता है। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी बाइंडिंग एनर्जी निकालने को आता है। ठीक है,
तो वो आपको पता होना चाहिए। जेड मिनिमम किस तरह से निकालते हैं उसका भी एक फॉर्मूला होता है, अदरवाइज आप बाइंडिंग एनर्जी से भी जेड मिनिमम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, ठीक है। तो यदि इस तरह से निकालते हैं तो भी जेड मिनिमम निकल जाता है, अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है वहाँ से भी आप जेड मिनिमम निकाल सकते हैं। तो ये इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने को दे देते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। शेल मॉडल में पैरिटी निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना, जे उसकी इस पर क्या पैरिटी है, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में, बहुत सिंपल सा है ये वाला न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स को करना ही करना है, आपको ये वाला सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। डीके पे क्वेश्चंस आते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा डीके, तो बीटा और गामा डीके तो एक तरह से थ्योरी टाइप का पोर्शन हो गया। यदि हम अल्फा डीके की बात करते हैं तो यहाँ से आपको क्यू वैल्यू निकालने को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी देकर भी क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन दी थी तो भी क्यू निकालने को दे सकते हैं, या फिर अल्फा डी के से भी आप क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बनता है, वो भी पूछ लेते हैं ये। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्यू वैल्यू और अल्फा डी के को। रेडियो एक्टिविटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। डी के कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है, तो ये भी एक अलग ही टॉपिक आ जाता है, सब टॉपिक हो जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी आप पीवाईक्यू से देख सकते हैं, इसके भी, ठीक है। इसके भी पीवाईक्यू बहुत सिंपल होता है ये तो, मैंने इस पर भी शायद वीडियो बनाई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, इस पर वीडियो बनाई है, ठीक है। और शायद मैंने बाइंडिंग एनर्जी पे शायद वीडियो बनाई है, तो इनमें से मैंने किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको देखने हैं पार्ट सी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। इस पर मैंने एक बार भी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके लिए आपको इफेक्टिव मास जो होता है एम स्टार क्या होता है, यदि आपको ये पता है, इसके रिलेटेड एक दो फॉर्मूलेज हैं, यदि आपको वो पता है तो आपके इफेक्टिव मास के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, यदि आपको इसकी कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो आपको देखने हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हॉल इफेक्ट का भी एक या दो फॉर्मूलेज होते हैं, यदि आपको पता है तो भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस भी ईजी आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है सुपर कंडक्टिविटी पे, लेकिन वो बेसिक है, वो भी आप देख सकते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, लेकिन मैंने इसके पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करवाए हैं यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं, ठीक है। इफेक्टिव मास हो गया, हॉल इफेक्ट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। मिलर इंडिसेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। रेसिप्रोकल लैटिस पे क्वेश्चन, ब्रैग लॉ क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको इसके फॉर्मूलेज पता है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको सॉलिड स्टेट में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी पार्ट सी का एक सिंपल सा एक सब्जेक्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद सॉलिड एक दूसरा एक टॉपिक हो जाता है जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, ठीक है। सो मैंने ये वाली बुक फॉलो नहीं करी थी, ठीक है, ये वाली बुक फॉलो नहीं करी है मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के लिए। मैंने एक पीडीएफ फॉलो करी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इस एटॉमिक की पीडीएफ शेयर की है, अब वहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे लेजर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लेजर से क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ए बी जो कॉफिशिएंट होते हैं आइंस्टीन के, उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक या दो फॉर्मूले इससे रिलेटेड होते हैं, वो आपको यदि आपको पता है तो वहाँ से बी निकालने को आ जाता है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मूला नेट में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूलेज भी रिवाइज करने हैं। इसके अलावा जीमान इफेक्ट, पास्टन इफेक्ट क्या होता है, उनका सिलेक्शन रूल क्या होता है, ठीक है, कितनी ट्रांजिशन लाइंस बन रही हैं, उसकी फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रमन इफेक्ट की बात करते हैं तो आपको स्टोक्स लाइंस क्या होती हैं, एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जे और एलएस कपलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एएमओ में भी आपको यदि ये टॉपिक्स आपको आते हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड आपको फॉर्मूलेज पता है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो पार्ट्स के क्वेश्चन आपको इजीली नेट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। So that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the bell button. Thank you.